नमस्कार, द रंगली न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबर की ओर। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भारतीय जनता पार्टी की एक अहम संगठनात्मक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी की आगामी रणनीति और संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर व्यापक मंथन भी किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्यमंत्री वजीरलाल शर्मा ने किया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष विशेष रूप से उपस्थित रहे, जबकि सह संगठन मंत्री शिव कुमार की भी मौजूदगी रही। कार्यशाला के दौरान कुल 5 सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। तो वहीं पार्टी नेतृत्व का फोकस जमीनी स्तर तक संगठन को सक्रिय और प्रभावी बनाने पर है। भाजपा नेता रामपाल शर्मा ने कार्यशाला की जानकारी देते हुए बताया कि इसमें संगठन के भविष्य के कार्यों को लेकर एक विस्तृत रूपरेखा तय की गई है और कहा कि पार्टी नेतृत्व का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को इस पर दिशा देना और संगठनात्मक ढांचे को और भी एक मजबूत करना है, ताकि आने वाले समय में भाजपा अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचा सके। राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में यूरिया की कोई कमी नहीं है और किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखते हुए राजस्थान की जरूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। पूरे राज्य में प्राथमिकता और पारदर्शिता के साथ खाद का वितरण किया जा रहा है, ताकि हर किसान तक समय पर यूरिया पहुंच सके। कृषि मंत्री ने बताया कि कृषि विभाग के अधिकारी रोजाना यूरिया की उपलब्धता और खपत पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। जिन क्षेत्रों में खपत अधिक है, वहां विशेष ध्यान देकर अतिरिक्त सप्लाई भेजी जा रही है। इसके साथ ही कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध भंडारण को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों में समसामयिक विषयों की समझ विकसित करने और शिक्षा को मजबूत करने के लिए एक अहम पहल की है। इसके तहत राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में रोजाना अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में 31 दिसंबर को आदेश जारी कर दिए थे, जो तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। आदेश के अनुसार राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रतिदिन अखबार पढ़ना होगा। इस पहल के अंतर्गत विद्यालयों की प्रार्थना सभा के दौरान रोजाना 10 मिनट का समय अखबार पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेलकूद से जुड़ी प्रमुख खबरों के साथ साथ संपादकीय और महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को भी पढ़ा दिया जाएगा। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों और समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाने की समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक अहम पहल की है। विभाग ने गृह विभाग से मांग की है कि राज्य में संचालित 108 और 104 एम्बुलेंस सेवाओं को GPS आधारित लाइव लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए, ताकि इमरजेंसी कॉल मिलने पर कॉलर की सटीक लोकेशन तुरंत ट्रेस की जा सके और एम्बुलेंस कम समय में घटना स्थल तक पहुंच सके। NHM के डायरेक्टर ने इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने बताया कि वर्तमान में 108 और 104 कॉल सेंटर पर GPS आधारित लोकेशन ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे रिस्पांस टाइम बढ़ रहा है। अभी कॉल सेंटर पर ऑपरेटर को कॉलर से फोन पर ही लोकेशन पूछनी पड़ती है, जिसे बाद में मैसेज के माध्यम से एम्बुलेंस ड्राइवर तक पहुंचाया जाता है। RGHS में अनियमितताओं का सिलसिला लगातार जारी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बीते एक सप्ताह में योजना के तहत गड़बड़ी करने वाले 6 फार्मा स्टोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इसमें से 4 स्टोर पर FIR दर्ज कराई गई है, जबकि 2 स्टोरों को योजना से बाहर भी कर दिया गया है। तो वहीं जांच में सामने आया कि कुछ फार्मा स्टोरों संचालकों ने बाजार से दवाइयां और इंजेक्शन खरीदे ही नहीं, लेकिन RGHS के नाम पर फर्जी बिल बनाकर लाखों रुपए हड़प लिए। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के CEO हरजीलाल अटल ने बताया कि पहले की जांचों में दोषी पाए गए मामलों में पुलिस विभाग ने 4 और आयुर्वेद विभाग ने 10 कर्मचारियों को निलंबित किया है, यानी कुल 14 कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। इसके अलावा शिकायतों और जांच के आधार पर 19 अन्य कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और रिकवरी के लिए पत्र भी जारी किए गए हैं, यानी अब तक कुल 54 कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से
अधिकारियों के तबादले को लेकर विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया से पहले किसी भी अधिकारी को उसके गृह जिले या गृह क्षेत्र में तैनात नहीं रखा जाएगा। इस कदम का उद्देश्य चुनाव के दौरान किसी भी तरह के दबाव, पक्षपात या हितों के टकराव को रोकना है। निर्देशों के अनुसार यदि संभागीय आयुक्त, पुलिस रेंज के आईजी और डीआईजी, सहायक कलेक्टर और तहसीलदार अपने गृह जिले में पदस्थापित हैं, तो उनका तबादला भी अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इसी तरह जयपुर और जोधपुर शहर में तैनात पुलिस आयुक्त अपने गृह जिले में पदस्थ नहीं रह सकेंगे। शहरी निकाय क्षेत्रों में यह नियम सख्ती से लागू किया जाएगा। राजस्थान में सर्दी का असर एक बार फिर तेज होता नजर आ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आज राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा दर्ज किया गया। ठंड का सबसे ज्यादा असर शेखावटी अंचल में देखने को मिला, जहां सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। सुबह के समय कोहरे के कारण दृश्यता भी काफी कम रही, जिससे आमजन और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह के लिए प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना भी जताई है। हालांकि अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा भी छाए रहने की आशंका है। विशेष रूप से उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के इलाकों में कोहरे का असर अधिक देखने को मिल सकता है। राजस्थान के टोंक जिले में बनास नदी से अवैध बजरी परिवहन को लेकर हुए खूनी संघर्ष मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गहलोत चौराहे पर 2 गुटों के बीच हुई हिंसक घटनाक्रम में गंभीर रूप से घायल युवक मुकेश जाट की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में फरार चल रहे आधा दर्जन आरोपियों को डीएसटी टीम और पीपलू थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस के अनुसार 17 दिसंबर 2025 को ग्राम गहलोत चौराहे पर अवैध बजरी परिवहन को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी हसीन खान अपने साथियों के साथ एकराय होकर लाठी डंडों और सरियों से लेस होकर मौके पर ही पहुंचा। आरोपियों ने कालू जाट और मुकेश जाट पर जानलेवा हमला भी कर दिया। हमले में दोनों के हाथ पैर भी तोड़ दिए गए और आरोपी वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। नसीराबाद में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छा गया, जिससे शहर और आसपास की ग्रामीण अंचलों का जनजीवन भी प्रभावित हुआ। सुबह से ही क्षेत्र पर कोहरे की घनी चादर तनी रही। हालात ऐसे रहे कि सड़कों पर कुछ मीटर आगे तक देख पाना भी मुश्किल हो गया। सर्द हवाओं और तेजी से गिरते तापमान ने लोगों को घरों में छुपने पर मजबूर कर दिया। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिन में भी हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े, लेकिन दृश्यता बेहद कम होने से गाड़ियों की रफ्तार रेंगती नजर आई। खासतौर पर शहर के मुख्य मार्गों और ग्रामीण सड़कों पर दुर्घटना की आशंका बनी रही। लाल डिग्गी, फूल सागर तालाब और आसपास के खेतों में नजारा लगभग शून्य हो गई, जिससे पूरा इलाका मानो सफेद चादर में लिपट गया। राजस्थान सरकार ने पाकिस्तान सीमा से सटे बाड़मेर और बालोतरा जिलों के भूगोल में बड़ा बदलाव करते हुए सियासी हलचल बढ़ा दी है। 31 दिसंबर को राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत दोनों जिलों के क्षेत्रों का पुनर्गठन कर अदला बदली की गई है। इस फैसले के तहत वायतु उपखंड का बालोतरा से हटाकर दोबारा बाड़मेर जिले में शामिल कर दिया गया है, जबकि बाड़मेर के गुड़ा मालानी और धोरी मन्ना उपखंड को नए जिले बालोतरा में जोड़ दिया गया है। सरकार के इस निर्णय के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। नोटिफिकेशन जारी होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे सरकार का बड़ा फैसला बताते हुए पटाखे फोड़े और खुशी भी जताई। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसे जन विरोधी और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित कदम बताते हुए विरोध भी शुरू कर दिया है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।